हेलो एवरीवन। सो अपने पीएनसी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया था कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उसको हम कैसे करते थे विद ऑल द केसेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिरेंजमेंट। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, उसके नंबर ऑफ वेज। वैसे ही डिरेंज का मतलब क्या हो जाएगा, तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। डिरेंज मतलब क्या होगा, लेट अस से मेरे पास 5 एनवेलप है and corresponding to these 5 envelopes I have 5 letters, ठीक है, such that one letter belongs to a specific envelope, ठीक है। 5 envelope है, 5 letter है, such that एक letter एक specific envelope को belong करता है। So इन letters को मुझे envelope में place करना है, but now I need number of ways in which none of the letter goes to its own envelope। सिंपल सा केस समझोगे। सपोज करो मेरे पास envelope 1, envelope 2, envelope 3, envelope 4 and envelope 5। ये मेरे पास 5 envelopes हैं। हर एक envelope के corresponding का मेरे पास एक एक letter है, letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5, such that letter 1 belongs to this, letter 2 belongs to this and so on। बट मुझे इन letters को envelope में place करना है। Obviously one letter in one envelope only। So इनको मैं कैसे place कर सकता हूँ such that लेटर अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में ना जाए, इसलिए इसको हम बोलते थे डिरेंजमेंट। अरेंज नहीं कर रहे, हम डिरेंज कर रहे हैं उसको, ठीक है। सो डिरेंजमेंट लाइक जो L1 है वो इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, सेम विद L2 इनमें से कहीं भी जा सकता है, बट अंडर द कंडीशन कि एक एनवेलप में एक ही लेटर होगा और जो लेटर है वो अपने करस्पॉन्डिंग एनवेलप में नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस केस को हम बोलते हैं डिरेंजमेंट। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है वो समझना। सपोज मुझे करना है डिरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ डी ऑफ एन। द फॉर्मूला फॉर डी ऑफ एन इज एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला जहां पे हमको जितने ऑब्जेक्ट को डिरेंज करना हो वो n का वैल्यू होगा, ठीक है। लाइक इन दिस केस आई कैन से मुझे 5 ऑब्जेक्ट को डिरेंज करना है। सो इस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड d5, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 5। सो दिस शुड बी 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5। जो लास्ट आपका जो n था उस पर हमको रुकना था, बस खाली सिंपल सा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। आई नो स्टार्टिंग में जो टर्म आप बोलेंगे सर तो हमेशा जीरो हो रहा है, नो डाउट कि हमेशा जीरो ही होगा, बट याद करने में, सीरीज को ऑब्जर्व करने में ये इजी लगता है हमेशा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। फर्स्ट टर्म इज 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये आएगा अपने पास 60। नेक्स्ट इज 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये आना चाहिए अपने पास 20, 120 अपॉन 6। नेक्स्ट इज 120 अपॉन 24 मतलब प्लस 5 एंड लास्ट इज 5 अपॉन 5, तो ये हो गया 1 अपने पास बेसिकली। सो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ वेज मिलेंगे 60 माइनस 20 40, 40 प्लस 5 45 माइनस 1। So there are 44 ways in which I can place these 5 letters in this envelopes such that none of the letter goes to envelope corresponding to its own number, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिरेंजमेंट। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए इसमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, डायरेक्ट केस ही है। इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। इसका एक केस और बनता है जो हम डिस्कस करते हैं। ओके, इसी वजह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया जो बेसिक एग्जांपल था। हाँ, डिरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादातर आपको जो मिलेंगे वो लेटर एनवेलप क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसा जहां पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक पोजीशन है एंड देयर आर ऑलवेज टू थिंग्स लाइक अ बॉक्स एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ लेटर एंड एनवेलप, तो वैसे केस आपको आइडेंटिफाई करना है एंड अंडर द कंडीशन कि वहां पे क्या होना चाहिए, डिरेंजमेंट एज पर द अलॉटेड वैल्यू वो वहीं पे प्लेस ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस केस को देख लेते हैं। क्वेश्चन इज Ajay writes letter to his 5 friends and address the corresponding. The number of ways can the letter be placed in the envelope so that at least 2 of them are in wrong envelope। ये उसी का एक सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। सिर्फ अब डिफरेंस क्या है समझना। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि डिरेंजमेंट का फॉर्मूला तब लगाना जब सभी ऑब्जेक्ट को डिरेंज करना हो। यहाँ उसने सबको नहीं बोला, यहाँ उसने बोला कि एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट को डिरेंज करना है। नाउ अब मुझे पता है कि जो मैं dn का फॉर्मूला लिखता हूँ that denotes the arrangement of n objects, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल
minus 1 by 3 factorial and so on up to 1 by n factorial. ठीक है, अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि आई नीड एटलीस्ट 2 ऑफ देम टू बी इन रॉन्ग एनवेलप, मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली जितने मैक्सिमम होंगे उतने होंगे. सो यहाँ पे मेरे पास केसेस बनेंगे, मैं उस केसेस को ऐसा लिखता हूँ, एग्जैक्टली 2 इन रॉन्ग एनवेलप प्लस exactly 3 in wrong envelope, exactly 4 and last is exactly 5, क्योंकि 5 से तो हो ही नहीं सकते अपने पास. तो ये चारों केसेस का मुझे आंसर ऐड करना है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे सबका तो पता है बट इनका कैसे निकालेंगे, तो इसको भी ट्रिक है समझना. जब मुझे एग्जैक्टली 2 चाहिए रॉन्ग एनवेलप में, तो व्हाट आई डू इज, मेरे पास 5 लेटर्स थे, मैं 5 में से 2 को सिलेक्ट कर दूंगा, दैट मीन्स आई यूज 5C2. ठीक है, अब 5C2 मैंने सिलेक्ट कर दिए, ये 2 कहाँ जाने चाहिए, रॉन्ग एनवेलप में, मतलब इन्हीं 2 में क्या अप्लाई होगा, डिरेंजमेंट. तो यही फॉर्मूला चलेगा विद n इक्वल्स टू 2. सो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये तो हो गया 2 वाला. नाउ 3 वाला केस, अब मुझे कितनों को डिरेंज करना है, 3 ऑब्जेक्ट को. सो आई वुड से पहले मैं 3 को सिलेक्ट कर लूं कि 3 को डिरेंज करना है. सो इट शुड बी 5C3 multiplied by again 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial. Next 3 के बाद आएगा 4, सेम लॉजिक 5C4. अब ये कहाँ तक चलेगा अपने पास, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल भी आता है. हाँ 5C4 ये कहाँ तक चलेगा, अगेन 4 फैक्टोरियल तक. 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 and so on. लास्ट केस 5 वाला. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है समझना, जितने केसेस थे मैंने उनको स्पेसिफिकली सॉल्व कर दिया. अब इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट केस है ना, ये बहुत ही सिंपल है, ये आप ओरली भी हम कमेंट कर सकते हैं. एग्जैक्टली 2 इन रॉन्ग एनवेलप, मतलब होगा क्या कि 3 तो अपने करेक्ट एनवेलप में गए, जो 2 लेटर्स बाकी थे उन दोनों को मैंने अलग निकाला. ठीक है, लेट देम बी लेटर 1 लेटर 2, और उनको मुझे रॉन्ग एनवेलप में प्लेस करना है. मतलब एक ही ऑप्शन है, लेटर 1 और लेटर 2 है. रॉन्ग में कब जाएंगे, जब 2 वाला 1 में जाए, 1 वाला 2 में, तो इट शुड हैव वन ऑप्शन ओनली. और देखो वही आपको आंसर दिखेगा. जब इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो गया, 2 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज ओनली 1 वे. ठीक है, वही ये दिखा रहा है अपने को. सो इस तरीके से सभी केसेस को ऐड करेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा अपने पास, सो फर्स्ट केस का आंसर होगा 5C2. ये तो हमने बोला 1, 5C2 का वैल्यू कितना होता है अपने पास 10. सो दिस इज 10 प्लस नेक्स्ट केस का आंसर 5C3. 5C3 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 5 into 4 upon this, again 10 multiplied by 3 factorial into this. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए. 3 factorial by 2 factorial is 3. 3 minus 3 2. So this should be 10 into 2 plus next is 5C4. 5C4 का वैल्यू is 5 multiplied by 4 factorial. Again ये दोनों पार्ट को कैंसिल. 4 factorial by 2 ये हो जाएगा अपने पास 12 minus 4 factorial by 3 factorial. This should be 6, no 4. Next is 4 factorial by 4, so plus 1. And last केस जो आएगा 5 वाला, वो हमने अभी इसके पहले वाली क्वेश्चन में सॉल्व किया. वी नो द आंसर. लास्ट केस का आंसर क्या था अपने पास 44. ठीक है, बिकॉज वहां पे 5C5 आएगा दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, बाकी केस तो सेम चलेगा जब पांचों को डिरेंज करना था. नाउ इन सबको ऐड करने टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. सो इट शुड बी 10 प्लस 20 प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा अपने पास 8 plus 1 9 45. 45 plus 44. So it should be 9. 4 plus 4 8 10 11. It should be 119 ways in which at least 2 of the letters will be placed in wrong envelope. ठीक है, so these are the 2 type of question. फर्स्ट जो देखा डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेकंड में क्या हुआ, उसको पार्ट में ब्रेक कर दिया कि एटलीस्ट सम ऑफ देम इन रॉन्ग. तो हमने वही किया, सिलेक्ट किया एंड देन उनको डिरेंज कर दिया. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. जो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था वो था डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ अब है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. इसलिए मैंने डिवीजन नहीं लिखा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, मतलब आगे एक लेयर और कुछ होगा. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको ऐसा मान के चलो, यू हैव एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बट यू हैव डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस जिसमें आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, सो एक सिंपल सा केस में बोलता हूँ. अच्छा, इसी को सॉल्व करने की 2 अपने पास यू कैन से देयर आर 2 डिफरेंट केसेस. फर्स्ट
इसको समझना ऐसे, सपोज यू हैव n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड मुझे उसको r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बॉक्सेस आर डिफरेंट, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 अप टू बॉक्स r, तो बॉक्सेस सब डिफरेंट है और अपना ऑब्जेक्ट क्या है, n आइडेंटिकल. नाउ देयर आर टू स्पेशल कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन empty boxes are not allowed. First condition is empty boxes are not allowed. मतलब आपको हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉक्स को एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा, तभी केस अपना आगे बढ़ पाएगा. ठीक है, अब ऐसे केस को स्टार्ट कैसे करेंगे. सो ऑब्जेक्ट सारे आइडेंटिकल है, डिफरेंट क्या है अपने पास, बॉक्सेस. मैं इसको थोड़ा सा केस को रिजॉल्व करता हूँ कुछ केसेस में. लाइक पहले मैं बात कर रहा हूँ दो बॉक्सेस में. ठीक है, ओनली टू बॉक्सेस. ठीक है, टू बॉक्सेस हैं. लेट दिस बी B1, लेट दिस बी B2. ऑब्वियसली these two represents two different boxes. नाउ अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस में गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कितने ऑब्जेक्ट बॉक्स में गए. ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट बॉक्स 1 में है, कितने ऑब्जेक्ट बॉक्स 2 में है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट करता हूं मैं. आई नो एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, तो मिनिमम ऑब्जेक्ट कितना होगा 1. यहाँ पे बचे हुए कितने आ जाएंगे n-1. मैंने क्या किया, जितने ऑब्जेक्ट थे सभी को बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टार्टिंग विथ वन ऑब्जेक्ट इन बॉक्स 1 एंड द रिमेनिंग n-1 इन बॉक्स 2. सिमिलरली लेट अस से इसमें दो ऑब्जेक्ट आए थे, तो अब बचे हुए यहाँ पे कितने आ जाएंगे n-2. इसमें 3, तो बचे हुए कितने आ जाएंगे n-3 एंड सो ऑन. आई कैन से इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो सकते हैं वो कितने होंगे n-1, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1. सो कैन आई से जब मुझे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो नंबर ऑफ वेज शुड बी n-1. ये होंगे अपने नंबर ऑफ वेज, दैट इज n-1. नाउ ये दो बॉक्स वाला केस सिंपल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं. आई विल अज्यूम 3 बॉक्सेस. ठीक है, अब मुझे उन्हीं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. लेट देम बी B1, B2, B3. अगेन अप्रोच में सेम रखूंगा, बट थोड़ा सा लॉजिक चेंज करूंगा. सपोज करो B1 को मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया. ठीक है, B1 को एक ऑब्जेक्ट दिया, सो अब बचा क्या, नाउ आई हैव n-1 ऑब्जेक्ट. अब मुझे उस n-1 ऑब्जेक्ट को कितने बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सिंपल सा. जब n बॉक्सेस को या n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो नंबर ऑफ वेज कितना आए थे n-1, उससे एक कम. नाउ आई हैव n-1 ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे n-2 वेज. मैं केसेस नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे एक केस का आंसर लिख रहा हूं कि जब बॉक्स 1 को 1 ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इन दोनों को ऑब्जेक्ट मिलने के केस कितने हो जाएंगे n-2 वेज. आई एम यूजिंग दिस कंक्लूजन डायरेक्टली. सपोज करो बॉक्स 1 को 2 ऑब्जेक्ट मिले. ठीक है, जैसे बॉक्स 1 को 2 ऑब्जेक्ट थे, तो बचे कितने n-2 बचे. नाउ n-2 ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स 2 और बॉक्स 3 दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे n-3 वेज हो जाएंगे. सेम जब 3 ऑब्जेक्ट दिए बॉक्स 1 को, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे n-4 वेज. मैं बेसिकली इस आंसर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टू गेट द आंसर. ठीक है, नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना हो सकता है n-2, बिकॉज इन दोनों का एक तो मिलना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा इसका 1 वे, खाली एक ही वे आएगा अपने पास. नाउ इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, तो आई शुड गेट माय आंसर स्टार्टिंग विथ 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जाएगा n-2. नाउ हमने पढ़ रखा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1/2. यहाँ पे वी हैव सम ऑफ n-2 नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा n-2 × n-2 + 1 होल अपॉन 2. यही करते थे आप, n × n + 1/2, तो n की प्लेस पे क्या आ गया n-2. इसी फॉर्मूले को आई कैन राइट n-2 × n-1 होल अपॉन 2. जब 3 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये अपने को आंसर मिला. जब 2 बॉक्सेस में किया, तो ये मिला. बट द प्रॉब्लम इज कि इसको मैं हर बार थ्योरेटिकली कर नहीं सकता, बिकॉज अब जैसे मैं 4 बॉक्सेस तरफ बढ़ूंगा, तो केस और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो ना इतने पार्ट से हमने एक जनरलाइज आंसर निकाला. दैट जनरलाइज आंसर इज when you want to distribute n identical objects amongst are different boxes, obviously under the condition that none of the box should remain empty.
सो इसका नंबर ऑफ वेज आता है n-1 c r-1। इसको डायरेक्टली एक बार चेक भी कर लेते हैं कि ये आंसर जो हमने निकाला है, ये आंसर का जो हमने केस ऑफ 2 boxes 3 boxes सॉल्व किया वो मैच होता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल r रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो सिंपल सा व्हेन आई हैव 2 boxes तो r का वैल्यू कितना हो गया 2, तो दिस विल बी n-1 c2 सॉरी n-1 c 2 minus 1 मतलब कितना हो गया 1, n-1 c1 इज नथिंग n-1। नेक्स्ट इज जब r इक्वल टू 3 पुट किया फॉर दीज बॉक्सेस तो ये कितना आ जाएगा 3 minus 1 दैट इज 2, n-1 c2 उसका वैल्यू ये है अपने पास। सो यहाँ से हमने जनरल ट्रेंड निकाला कि व्हेन we want to distribute n identical objects amongst r boxes, the number of ways should be n-1 c r-1। कुछ जगह पे इसी को बोलते हैं बेगर्स मेथड, ठीक है, इट्स द सेम टेक्निक और कुछ नहीं है। और ये जो आंसर है ये हमने निकाला है थ्रू पार्टीशन मेथड, ठीक है, देयर आर एक्सप्लेन लेटर कि वो कैसे आया, बट दिस इज थ्रू पार्टीशन मेथड अपने पास, ठीक है। नाउ ये तो हुआ इसका एक केस व्हिच इज एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। इसी का सेकंड केस भी देख लेते हैं कि व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। ओके, सेकंड केस देख लेते हैं। सो इट इज व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, ओके, व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। तो अभी क्या हो जाएगा अपने पास, नाउ अगेन मैं इसको भी 2 पार्ट में रिजॉल्व करता हूँ। पहले इसका हम सिंपल केस सॉल्व करते हैं, लाइक कौन सा वाला, जहां पे आई एम टेकिंग 2 boxes, सो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 boxes में, लेट देम बी बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। सपोज करो बॉक्स 1 में अपने पास, हाँ अब एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ कोई भी बॉक्स खाली होगा अगर, सो सपोज करो यहाँ पे अपने पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये केस भी अलाउड है। अगर यहाँ पे एक भी नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n, बाकी बचे ऑब्जेक्ट सारे यहाँ पे आने चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सारे ऑब्जेक्ट बॉक्सेस पे जाने चाहिए, वेदर एम्प्टी बॉक्स अलाउड नॉट, केस अलग है। बॉक्सेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ बॉक्स में 1 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेकंड बॉक्स में n-1, सपोज इट इज 2, सो यहाँ पे n-2 एंड सो ऑन। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट दिस बॉक्स कैन हैव इज n, उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जब मैं इन सबको ऑब्जर्व करता हूँ तो आई एम गेटिंग n+1 केसेस, 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पे +0। सो देयर आर टोटल n+1 वेज इन विच I can distribute these objects amongst 2 boxes. Now इसी के कंक्लूजन को यूज करते हुए अगले केस को सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। Suppose I am taking 3 boxes now, B1, B2, B3. Again starting with the first case, B1 पे एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। Now I need to distribute n objects amongst B2 and B3, ठीक है। सो ये केस तो यही हो गया अपने पास कि जब मुझे n ऑब्जेक्ट्स को 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो नंबर ऑफ वेज कितने थे n+1। सो यहाँ पे आ जाएगा टोटल देयर आर n+1 वेज। सपोज B1 को एक ऑब्जेक्ट दे दिया, नाउ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स वुड बी n-1। n-1 ऑब्जेक्ट बचे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज कितने होंगे 2 बॉक्सेस में, दैट शुड बी n वेज। लास्ट केस में क्या हुआ था, जब बॉक्सेस एम्प्टी अलाउड नहीं थे तब एक कम वे आ रहा था, यहाँ पे जब एम्प्टी अलाउड है तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास, वही केस में यहाँ पर देख रहा हूँ। नेक्स्ट इज सपोज इनको मैंने 2 ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट बचे कितने n-2, n-2 + 1, सो दिस बिकम्स n-1 वेज एंड सो ऑन। सबसे लास्ट में यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, n के n सब कुछ इसके पास आ जाएंगे। सो यहाँ पे अभी भी क्या आएगा अपने पास 1 वे, बिकॉज दोनों में क्या हो जाएगा 0-0, दोनों एम्प्टी हो सकते हैं। नाउ इसका आंसर निकालते हैं। सो यहाँ भी सेम, स्टार्टिंग विद 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक, तो इसका लास्ट टर्म रहेगा n+1, मतलब इट डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या था, n × n+1/2। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n+1 नेचुरल नंबर्स, तो ये आ जाएगा n+1 × n+1 + 1 होल अपॉन 2। फाइनली ये मुझे दिखेगा n+1 × n+2/2। नाउ मैंने 2 बॉक्सेस को भी डिवाइड कर लिया है, 2 बॉक्सेस का अरेंजमेंट निकाल लिया। We have found out the answer for 3 boxes also. अब इसको भी जनरलाइज करते हैं। Again under the condition distribution of n identical objects amongst r different boxes. अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो फॉर्मूला बनता है अपने पास, दैट इज n + r-1 c r-1। अगेन ये कंक्लूजन भी आया है थ्रू पार्टीशन मेथड ओनली। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। सपोज नंबर ऑफ बॉक्स मैंने 2 लिए, ठीक है। सो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, n + 2 - 1, तो ये बचेगा n+1।
n+1 C1 दैट शुड बी n+1, ये रहा आपके पास n+1. नेक्स्ट इज सपोज r का वैल्यू लिया मैंने 3, so n+2 C2 which is nothing but n+2 into n+1/2. so यहाँ से हमने डिराइव किए दो आंसर्स. फर्स्ट इज एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो क्या आंसर आएगा n+r-1 CR-1. व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड तो सिर्फ ये r नहीं आता, दैट इज n-1 CR-1. ध्यान रखो एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, इसलिए आंसर भी छोटा है विच इज n-1 CR-1. जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो आंसर बड़ा, केस बड़े होंगे, इसलिए n+r-1 CR-1. नाउ इसी के कुछ डायरेक्ट एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस देखते हैं. ओके, नाउ इसी केस का एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अपने पास 15 toys needs to be distributed among 3 children such that any child can take any number of toys. Find the required number of ways to do so if the toys are distinct or the toys are identical. दोनों केस को मैंने एक साथ लिया बिकॉज़ हमने अभी क्या पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. इसके पहले हम देख चुके हैं वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली. सो दोनों केस को समझना. अंडर दी कंडीशन के यहाँ पे अपने को एक कंडीशन दी हुई है कि किसी भी चाइल्ड को कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, मतलब देयर आर चांसेस कि किसी एक को कुछ ना मिले या किसी दो को कुछ ना मिले, सब केस पॉसिबल है. ठीक है ना. ऐसे केस में पहले पहचानो कि आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स या फिर क्या क्या अलॉटमेंट हो सकते हैं. So these are the 3 child and if the toys are distinct, so T1, T2 up to T15, these are the different toys basically. Now अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं टॉय को चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करूं या फिर मैं ऐसा कर दूं कि ये टॉय के लिए ऑप्शन देख लूं. लाइक फर्स्ट टॉय, ये किसी के पास भी जा सकता है, इसके पास सारे ऑप्शन हैं. क्यों? क्योंकि आपको कोई कंडीशन नहीं दी थी किसके पास कितने आने चाहिए कुछ भी. सो आई वुड प्रेफर टू गो विद टॉयज. लाइक फर्स्ट टॉय के पास वी हैव 3 ऑप्शंस C1, C2 एंड C3. ठीक है, तो यहाँ पे आई वुड से 3 ऑप्शन. सेकंड टॉय के पास भी 3, थर्ड टॉय के पास भी 3 एंड सो ऑन. 15th टॉय के पास भी क्या हो जाएगा 3. सो टोटल वेज शुड बी 3/15. यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूजन ये होता है कि सर टॉयज को चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करें या चिल्ड्रन को टॉयज में, दोनों में डिफरेंस समझना. सपोज करो आप ऐसा कर रहे थे कि आप चिल्ड्रन को टॉयज या चिल्ड्रन में टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं 15 into 15 into 15 which is 15 क्यूब. तो ये कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर आंसर 3 की पावर 15 होगा या 15 की पावर 3. सो कुछ नहीं, लॉजिकली ऑब्जर्व करो. लॉजिकली कैसे ऑब्जर्व करते हैं समझना. मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा है, बिकॉज दिस टॉय हैज 3 ऑप्शन, आइदर चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 या चाइल्ड 3. अब अगर आप 15 बोल रहे हो, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि चाइल्ड 1 के पास 15 ऑप्शन है टॉय को आने के. ठीक है, सपोज चाइल्ड 1 के पास 15 ऑप्शन थे, तो अब चाइल्ड 2 के ऑप्शन चाइल्ड 1 पे डिपेंड हो गए. क्यों? क्योंकि टॉयज तो डिस्टिंक्ट थे अपने पास सारे. सपोज 15 में से कोई 5 यहाँ पे आए तो अब इसके पास तो 10 ही ऑप्शन बचेंगे ना, तो आप 15 into 15 into 15 कैसे लिख सकते हो. सो बी लॉजिकल, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. यहाँ जो मैंने लिखा है वो क्या है, 3 वेज हैं, 3 में से एक ही एट टाइम चलेगा, मतलब ये टॉय 1 किसी एक के पास ही जाएगा अपने पास. तो दिस वाज द आंसर कब, व्हेन टॉयज आर डिस्टिंक्ट. नाउ द सेकंड केस, व्हेन टॉयज आर आइडेंटिकल. तो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3. नाउ आई हैव 15 टॉयज व्हिच आर आइडेंटिकल, सबके सब सेम है मेरे पास. नाउ अब क्या हो जाएगा, सो अब ये तो केस बन गया मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करना. हमने पढ़ा था कि अपने पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल और r बॉक्सेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो केसेस थे, when empty boxes are allowed, when empty boxes are not allowed. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो आई वुड से ये केस होगा when empty boxes are allowed. क्यों? क्योंकि यहाँ पे there is a possibility कि एक चाइल्ड को कुछ भी ना मिले, वही तो केस था. कंसिडर दिस चाइल्ड एज बॉक्सेस, कि ये बॉक्सेस और ये आपके ऑब्जेक्ट हैं. तो 3 बॉक्स में आपको 15 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट एक बॉक्स खाली भी रह सकता है. वही कंडीशन है कि एक चाइल्ड के पास कुछ भी ना है, ये भी पॉसिबल है. सो ये राइट केस हो गया अपने पास. मैंने क्या बताया था, जिसमें नंबर ऑफ केस ज्यादा होते हैं उसका आंसर बड़ा, विच इज n+r-1 CR-1. एज पर द क्वेश्चन, n होता था नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स विच इज 15, r होता था नंबर ऑफ बॉक्सेस. इन केस में बॉक्सेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, चाइल्ड को. सो r इक्वल टू 3. सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15 + 3 -1 C 3 - 1. So this should be 12 or you can say 14 C2. यहां से हमको मिल जाएंगे नंबर ऑफ वेज विच इज 14 into 13 होल अपॉन 2. दैट इज नथिंग बट 91 वेज हैं. जब उनको हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आइडेंटिकली टॉयज को, और जब डिस्टिंक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/15. ऑब्जर्वेबल भी था, लॉजिकल था
क्यों? बिकॉज जब टॉयज डिस्टिंक्ट होंगे तो नंबर ऑफ वेज बहुत बड़े होना चाहिए एज कंपेयर टू आइडेंटिकल, बिकॉज अब इनके अरेंजमेंट काउंट नहीं होंगे. सो दिस वाज जस्ट डायरेक्ट एग्जांपल. एक आध केस और देखते हैं इसका. Okay, next question is find the number of ways in which 18 identical balls can be distributed, can be used in 15 different cricket matches. ठीक है, जब भी मुझे मिल गया आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और कैन की केस करना है डिस्ट्रीब्यूट का, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा होता है कैन बी यूज्ड, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये केस अपना कौन सा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. नाउ वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि वो वहां पे जो है अपने पास एम्प्टी बॉक्स अलाउड है कि नहीं, मतलब 0 अलाउड है या फिर 1 अलाउड मिनिमम वैल्यू होगा जो भी होगा. सो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में नॉलेज चाहिए. द कंडीशन इज यू हैव 18 बॉल्स बट 15 डिफरेंट क्रिकेट मैच. अब यहाँ पे टू डिसाइड कि वेदर यहाँ पे जो केस है वो एम्प्टी बॉक्स अलाउड वाला है या नॉट अलाउड वाला, उसके लिए एक सिंपल सा कंडीशन होता है. जब भी कोई क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है, जब नया मैच खेलते हैं, सो वी ऑलवेज यूज अ न्यू बॉल. ये कंडीशन फिक्स होती है हमेशा. सो 15 डिफरेंट क्रिकेट मैचेस हैं, मतलब हर एक के लिए एक एक न्यू बॉल तो अपना कम से कम लगेगा. नाउ द अदर एंड इज कि इन बिटवीन द मैच, और यू कैन से टुवर्ड्स द एंड और एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज द बॉल, बट हमेशा स्टार्ट किससे होगा, एक न्यू बॉल से होगा. दैट मीन्स एक चीज फॉर श्योर हो गई कि यहाँ पे अपने पास जो मेरी बॉक्सेस की तरह एक्ट करेगा वो क्या है, क्रिकेट मैचेस. ठीक है, और इन बॉक्सेस में हर एक का मिनिमम वैल्यू 1 आ चुका है. उसी को समझने का ट्राई करना. इस क्वेश्चन को आपको प्योरली रिलेट करना था. इट्स लाइक you have 15 different matches, M1, M2 up to M15, and you have 18 identical balls. हमेशा हम लोग बॉल सेम यूज करते हैं while playing cricket match. So the condition is कि अपने पास जब कोई एक मैच स्टार्ट होता है तो we always use a new ball. मतलब एक चीज फॉर श्योर कि हर एक मैच के लिए एक एक ऑब्जेक्ट तो फिक्स हो गया कि एक तो उसके अंदर आएगा, एक बॉल तो यूज होगी. नाउ वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट देन वंस अगेन. ठीक है, तो ये केस कौन सा हुआ, ये केस मेरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड. यही केस हुआ ना अपने पास. बिकॉज अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड होते तो मैं ऐसा बोल सकता था कि यहाँ पे अपने पास कोई मैच में कोई नया बॉल यूज नहीं हुआ, दोनों पुराने बॉल से खेल लिया. बट हाँ, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि टू स्टार्ट एनी क्रिकेट मैच हमेशा वो किससे स्टार्ट करते हैं, अ न्यू बॉल. सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि एक एक न्यू बॉल सबके लिए लगेगा, मतलब सबके पास एक एक ऑब्जेक्ट तो आने ही वाला है फॉर श्योर. सो ये अपना केस कौन सा हो गया, व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड. बताया था जो केस छोटा उसका आंसर भी छोटा, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, n-1 CR-1. यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो इस केस में कितना हो गया 18 विच इज आइडेंटिकल बॉल. r क्या रिप्रेजेंट करता है, r रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉक्सेस. ठीक है, इस केस में वो क्या हो गया, नंबर ऑफ मैचेस, तो ये हो गया अपने पास 15. हम लोगों ने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट हमेशा होने चाहिए आइडेंटिकल, बॉक्सेस हमेशा क्या होने चाहिए, डिफरेंट. वही केस है, बॉल्स आर आइडेंटिकल बट मैचेस आर डिफरेंट. सीधे आंसर निकाल लेंगे. इट शुड बी 17 C 14. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो दिस शुड बी 17 इंटू 16 इंटू 14 होल बाय 6. कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 8. सो दिस शुड बी 680. So there are 680 ways in which 18 identical balls can be used in 15 different matches. Okay, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को एक पार्ट में और चेंज किया, लाइक एक और कॉन्सेप्ट को डिराइव किया, बट हमने सेम कंक्लूजन को यूज किया. और दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड कैसे इसको समझना. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x1 plus x2 up to xr equal to n. एक इक्वेशन है अपने पास x1 plus x2 up to xr equal to n. मुझे इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब वेरिएबल का वैल्यू व्हिच सेटिस्फाइज आवर इक्वेशन. सो यहाँ पे क्या होगा, ये n का वैल्यू दे रखा है, लेट अस से n आपको 10 दे रखा है, तो आपको बताने हैं कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका सम मिला के 10 आएगा, अंडर द कंडीशन कि वो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए अपने पास, इंटीजर. इसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते हैं, इसको हम दो केसेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट केस इज इसी का आंसर व्हेन द इंटीजर्स आर नॉन नेगेटिव, एंड सेकेंड इसी केस को व्हेन द इंटीजर्स आर
पॉजिटिव। अब सबसे पहले नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस क्या होगा अपने पास? हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर? सो ये सब कुछ होता है जीरो की वजह से, ठीक है। 1 और 1 से बड़े इंटीजर जो भी होंगे वो सारे यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। बट नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव की जब मैं बात करूंगा तो पॉजिटिव नंबर्स का मतलब होगा स्टार्टिंग विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब पॉजिटिव काउंट होंगे। बट जब आप नॉन नेगेटिव की बोलोगे तो ये स्टार्ट होगा हमेशा जीरो से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो जब पॉजिटिव बोलोगे तब तो काउंट नहीं होगा, बट जब नॉन नेगेटिव बोलोगे तब काउंट हो जाएगा। बिकॉज नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखो, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन को थोड़ा दो पार्ट में जब हमने डिवाइड किया, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सो ये कैसा हुआ, इक्वेशन तो मेरा सेम रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xr इक्वल्स टू n, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में है। नाउ मुझे इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो ये पता है क्या हुआ, ये अपना केस हो गया व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। देखना कैसे, आप बोलोगे सर आपको कहां दिख रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हम बना सकते हैं। ये जो n लिखा हुआ है ये n क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। इस इंटीजर को n पार्ट्स में ब्रेक कर लो, हर एक पार्ट का वैल्यू बोल दो 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार लिख दिया मैंने, n बार, तो ये हो गया मेरा n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इन सबको आप बोल दो बॉक्सेस, कि ये अपने बॉक्सेस है। लाइक x1 में जो नंबर आएगा वो उसका बॉक्स हो गया या उसके बॉक्स के अंदर आने वाला वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉक्सेस, ये हो गए n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज एट अ टाइम क्या होगा, या तो 1 आएगा या 2, तो एक ऑब्जेक्ट आएगा या 2 या फिर 0 भी आ सकता है, बिकॉज नॉन नेगेटिव की बात चल रही है। तो मैंने उसी नंबर सिस्टम वाले इक्वेशन को किस में रिड्यूस कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंगस्ट आर बॉक्सेस अंडर द कंडीशन व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। तो इसका आंसर तो अपने को पता है, इसका आंसर क्या था, सॉरी इस केस में एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड बिकॉज 0 है। जब केसेस ज्यादा है तो आंसर भी बड़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। बेसिकली हुआ क्या, जो ये नंबर n था उसने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 1 1 1 n टाइम्स, और जो ये नंबर्स थे ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉक्सेस को, कि एक बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमने उसी हिसाब से आंसर लिख दिया कि वी हैव आर बॉक्सेस इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या हो गया, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो यहाँ भी सेम लॉजिक चलेगा, x1 x2 x3 अप टू xr, ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास r बॉक्सेस, n डिनोट्स n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अपना केस कौन सा बना, ये केस बन गया अपने पास व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। क्यों, बिकॉज अब जो x1 का या इन सब का मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, स्टार्ट 1 से होगा हमेशा, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, दैट मींस सिंपल सा अपने पास अब इस केस का आंसर आएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1। कम केसेस तो आंसर भी छोटा। सो दोनों केस को रिलेट कैसे किया वो समझे, जब हम लोग नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का बात करेंगे वो केस भी कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको बेस्ड, ओके कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन दिस पार्ट। फर्स्ट वन दिया आपको, फाइंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y + z = 8। सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करना। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या था अपने पास, नॉन नेगेटिव का मतलब था कि 0 अलाउड है। सो 0 1 2 कुछ भी वैल्यू आ सकता है अपने पास, मतलब इट इज अ केस ऑफ एम्प्टी बॉक्स अलाउड, ठीक है। अब यहाँ पे n और r पे कमेंट करते हैं, तो n क्या हो जाता है अपने पास 8, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। R denotes number of boxes, इस केस में आप बोल सकते हो R denotes number of variables, 3 वेरिएबल, तो R = 3। क्योंकि केस एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड का है तो आंसर क्या आता था, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। इस केस में हो जाएगा आपके पास 8 + 3 11, सो 10 C 2। ये होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं, प्रीटी मच डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, number of positive solution, positive integral solution of the equation x + y + z। अब पॉजिटिव का मतलब है तो क्या होगा, अब ये स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ अब ये केस कौन सा बन गया अपने पास, ये केस व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, तो अब n का वैल्यू कितना हो गया 12, r का वैल्यू अभी भी 3 है अपने पास, और एम्प्टी बॉक्सेस नॉट अलाउड का आंसर क्या था, n - 1 सी आर माइनस 1। सो ये हो जाएगा अपने पास 11 C 2। ये होगा अपना नेक्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट अपने पास
ये दो क्वेश्चन जो थे दोनों के दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई टेंशन नहीं था। बट थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी किया है, समझने का ट्राई करने के थर्ड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w। अब हुआ क्या कि w करके 2 बॉक्स आ गए अपने पास, मतलब टोटल में बोलता हूँ कि 5 बॉक्स हो गए। तो आप क्या बोलते हो, ठीक है सर एक काम करो, इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w लिख के 5 बॉक्स मान लो और पांचों बॉक्स को r इक्वल टू 5 बोल देना फिर यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलूंगा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा उसमें। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे पता है कि अगर आप वैसा लिखते हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w सो होगा ये कि ये x y z ये 3 तो डिस्टिंक्ट बॉक्स है, पर वो 2w आइडेंटिकल बॉक्स हो जाएंगे। आइडेंटिकल बॉक्स हुए इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर फर्स्ट वाले में एक ऑब्जेक्ट है तो सेकंड में भी एक ही होना चाहिए, यहाँ पे 1 या 2 अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन दिया था फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब बेसिकली 0 अलाउड है अपने पास, ठीक है। 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है W से, मुझे x y z से कोई इशू नहीं है। W से प्रॉब्लम है तो मैं एक काम को W की केसेस देखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग विद W इक्वल टू 0। जब मैंने W को 0 पुट किया तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। और इसको तो मुझे सॉल्व करना आता है, आई कैन डायरेक्टली से इसका जो आंसर होगा अपने पास क्या होगा, n प्लस आर माइनस 1 विच इज 12 सी आर माइनस 1 12c2। ये हो जाएगा अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मैं क्या करूंगा, W इक्वल टू 1 सेकेंड केस चेक करूंगा। सेकेंड केस अगर W इक्वल टू 1 लिया तो अब देखो इक्वेशन क्या बनेगा। नाउ माई इक्वेशन रिड्यूसेस टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10 माइनस 2 विच इज 8। अब ये 8 हो गया। नाउ आपका r का वैल्यू हुआ 3, n का वैल्यू कितना हो गया 8, मतलब अब ये इसका आंसर आएगा 10c2। नेक्स्ट केस w इक्वल टू 2, w इक्वल टू 2 पुट किया तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसका आंसर हो जाएगा 8c2। आपको पैटर्न दिख रहा होगा, स्टार्टिंग विद 12c2 अप टू 10c2 देन 8c2, दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ऑब्जर्व करो w का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। सो आई कैन से w का मैक्सिमम वैल्यू होगा 5, बिकॉज जब w को 5 पुट कर दोगे सो उस केस में आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 2c2 विच इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन लेके तीनों 0 हो जाए। नाउ अब जो अपना फाइनल आंसर होगा वो कुछ नहीं, इन सबका एडिशन। तो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2c2 प्लस 4c2 अप टू कहां तक 12c2, ये होगा अपना फाइनल आंसर। सो हमने क्या किया, जिस केस में प्रॉब्लम था उस केस को सेपरेट करते हुए बाकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। उस केस के जितने पॉसिबल वैल्यू थे मैंने सब लिख लिया, उनको सिंप्लीफाई कर दिया। सो ऐसे केस को ध्यान रखो, व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल बॉक्सेस बेसिकली, सो उस केस में हमको इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। नाउ वाइस वर्सा इज ट्रू। अभी मैंने क्या किया, बॉक्सेस को एग्जांपल लेते हुए इस केस को डिराइव किया था नंबर को। नाउ आप नंबर का केस अगर आपने कुछ पढ़ा है तो इसको बॉक्सेस में भी अप्लाई कर सकते हो सेम वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w लेस देन इक्वल टू 20। नाउ अभी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे अपने पास हम लोगों के पास इक्वल टू अगर होता तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते बाय यूजिंग द फॉर्मूला, पर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। सो इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स हैं, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑब्वियसली पहला टेक्निक थोड़ा सा बड़ा होगा पर इजीली समझता है, सेकंड टेक्निक थोड़ा लॉजिकल है। दोनों टेक्निक्स को देख लो। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। लाइक फर्स्ट पार्ट इज इसका सम 20, सेकेंड पार्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 19 एंड सो ऑन। ऐसे केसेस बनेंगे मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, लास्ट केस में आ जाएगा 0, ठीक है। फर्स्ट केस का हमको आंसर पता है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस हो गया अपने पास, 0 अलाउड है, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। तो इसका आंसर क्या होता था, n plus r minus 1 c r minus 1, n is 20, r is 4. So 20 plus 4 minus 1, that means 23c3. ये होगा अपना फर्स्ट केस का आंसर। नाउ सेकेंड केस में एक कम हो जाएगा, so 22c3। आपको दिखेगा वही पैटर्न फॉलो होने वाला है आगे भी। लास्ट केस में आएगा अपने पास 3c3, तो इस केस में n 0 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 से लेके 23c3 यहां तक का सब, ठीक है।
अब सी की एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ. द प्रॉपर्टी इज NCR प्लस NCR माइनस 1. ये होता है N+1 CR. ठीक है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव सी को अगर आप ऐड करोगे तो वो नेक्स्ट सी बन जाता है विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n एंड r. ठीक है, बट द कंडीशन, इस कंडीशन के लिए क्या होता है कि दोनों n सेम होना चाहिए. यहाँ तो किसी का भी n सेम नहीं है, तो क्या मैं एक काम करूं, इस 3C3 को क्या आई कैन राइट 4C4. बात तो एक ही है, 3C3 का वैल्यू भी कितना होता है 1, 4C4 का वैल्यू भी कितना होता है 1. बट अब क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू, इनका सम क्या बनेगा, ये बन जाएगा n+1. 4+1 मतलब 5C. दोनों में से बड़ा r कौन है, 5C4. नेक्स्ट टर्म क्या दिखेगा आपको, 5C3 एंड सो ऑन. सो इन दोनों में वापस से प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, क्या बनेगा 6C4. सो आपको पैटर्न दिखेगा कि फाइनली क्या होने वाला है, n और r दोनों एक एक से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या लिखा था 23C3, तो क्या आई कैन सी मेरा जिसका फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा 24C4. ये हुआ नॉर्मल टेक्निक जो आप यूज करते हो जब रिजल्ट साइन आते तो सारे केस हमने सॉल्व कर लिए. नाउ इसी का एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है. लेट दिस बी मेथड 2. अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक अलग फॉर्म में चेंज करूंगा. मुझे क्या बोला गया है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 20. हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल और ले आते हैं. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी, और अब मैं इक्वल टू 20 बोलता हूँ. मैं बोलता हूँ इन दोनों इक्वेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है. पता है क्या हुआ, पहले क्वेश्चन था कि 20 ऑब्जेक्ट हैं, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है चार आइडेंटिकल 4 बॉक्सेस में. ऑब्जेक्ट 20 भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 18 कितने भी हो सकते हैं, बट 20 या 20 से कम होना चाहिए. मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, 4 बॉक्सेस रखे थे, एक और रख दो. ठीक है, 5 बॉक्स रख दिए. जब आपने 5वां बॉक्स खाली रखा है तो आपके 20 ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ठीक है, जब 5th ऑब्जेक्ट में या 5th बॉक्स में एक ही ऑब्जेक्ट है तो 19 ऑब्जेक्ट फर्स्ट 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. तो यहां से सारे केसेस काउंट हो गए. कहने का मतलब ये हुआ, जब t का वैल्यू 0 होगा तो ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दिखेगा. ठीक है, जब t का वैल्यू 1 होगा तो ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन जाएगा. t का वैल्यू 2 तो थर्ड इक्वेशन एंड सो ऑन. आपके सारे केसेस एक साथ काउंट हो गए. सो बेसिकली क्या हुआ, बाय इंक्रीजिंग 1 बॉक्स ओनली मैंने सारे केसेस को एक साथ काउंट कर लिया. तो इसको ध्यान रखो, जब क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू का आएगा तो हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं. नाउ अब इस केस का आंसर कैसे निकालेंगे, तो अगेन केस तो वही अपने पास, नॉन नेगेटिव मतलब 0 अलाउड है. 0 अलाउड तो आंसर क्या होता था, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1. चेंज ये हुआ कि n तो सेम है बट r जो पहले 4 था वो कितना हो गया 5. तो 20 प्लस 5 माइनस 1 मतलब 24C4. चेक कर लो, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा. आंसर वुड रिमेन सेम एज इट इज. सो वही था, ये डायरेक्ट टेक्निक था ऑब्जर्व करने का. ये जो टेक्निक था यहाँ पे हमने नया बॉक्स इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू अपना क्वेश्चन वापस से सेव हो गया.